नमस्कार। मौजूदा हालात के बीच लोगों में ये उम्मीद बंधी है कि कोविड-19 से बचने का आसान तरीका है एक दवाई, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बनाया है। इनमें से एक वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम इस दवाई के बारे में बहुत सारे सवाल पूछेंगे। आप डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज में वैज्ञानिक हैं। आइए उन्हें साइंस कॉल लगाते हैं। नमस्कार डॉक्टर भट्ट, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कोविड को लेकर ये जो दवाई आई है, इससे लोगों में बहुत ज़्यादा उम्मीद जगी है। जिनसे भी मैंने बात की, लोग बहुत उम्मीद से देख रहे हैं कि इस दवा से काफ़ी फ़ायदा होगा। ये उम्मीद कितनी सही है? सबसे पहले ये बताइए। देखिए हमने जो क्लिनिकल ट्रायल किया है इस दवा का मरीजों पर, वो हुँ, हुँ। मॉडरेट से सीवियर पेशेंट्स में किया है और इस दवा से जो मरीजों को राहत मिल रही है उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसके कंपैरिजन में 2 से 3 दिन अर्ली राहत मिल रही है। पेशेंट्स का जो सिम्प्टोमेटिक क्योर है, जो उनको परेशानियां हैं, जो सिम्प्टोमेटिक परेशानियां जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गई और तमाम तरह के सिम्टम्स हैं, उनसे जो उनको निजात मिल रही है। ब्रेथलेसनेस एक जो सबसे बड़ी समस्या है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है लंग्स तक, लोगों तक वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे, और ये जो चीजें हैं ये इसमें बहुत तेजी से राहत मिल रही है लोगों को और एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर। और ये प्रमुख वजह मिली जो हमें हमें क्लिनिकल ट्रायल में हमें जो मिला और जिसकी वजह से हम इस लेवल तक आ पाए। कितने लोगों पे ये क्लिनिकल ट्रायल किया गया है? किसी तरह का कुछ डेटा अगर हमें पता चल सके? देखिए जो शुरुआत में हमें परमिशन मिली थी फेज 2 करने की, वो लगभग 110 पेशेंट्स पे मिली थी हुँ, और हुँ। उसमें जो डेटा आया वो बहुत डेटा अच्छा आया। तो उसमें अगर आपका डेटा बहुत अच्छा आता है तो पावर एनालिसिस की जाती है और उस पावर एनालिसिस के आधार पे हमें जो फेज 3 था उसमें 220 पेशेंट्स करने की जरूरत थी। तो जो ये कितने लोगों पे ये ट्रायल होगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि डेटा कैसा है आपका, और उस जी। डेटा के बेस पे पावर एनालिसिस होती है और उस पावर एनालिसिस के बेसिस पे नंबर्स जनरेट होते हैं कि कितने लोगों में ये क्लिनिकल ट्रायल किया जा सकता है। तो ये 220 नंबर जो आया था जो हमने पूरा किया है अभी रिसेंटली, तो ये टोटल जो ट्रायल हुआ है फेज 2 और फेज 3 मिला के वो लगभग 330 मरीजों पे हुआ है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की और सिर्फ 330 मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया है। ये कितना कारगर लगता है आपको? क्योंकि जनरली कहा जाता है कि जितने बड़ी पॉपुलेशन पे ट्रायल्स हों, उतना ज़्यादा सटीक रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए ये मैंने जैसा कि आपको बताया डीसीजीआई, ये सारा कुछ जो हुआ है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो है, सब्जेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी, उनके मानकों के आधार पे हुआ है। तो हुँ, अगर हुँ। आपका डेटा जो है वो डेटा अगर कहता है कि ये 105 पेशेंट्स में होना चाहिए, तो डीसीजीआई जो है वो 106 पेशेंट्स की भी आपको अनुमति नहीं देगा, क्योंकि ओके। वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप लोगों पे। तो हुँ। आपके डेटा इसीलिए पावर एनालिसिस की जाती है, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है डीसीजीआई हमें उतने की ही परमिशन देता है, उससे ज्यादा की परमिशन नहीं देता है। तो हम उस डीसीजीआई के परमिशन के आधार पे गए हैं। दूसरी चीज जो है वो प्रमुख है, वो ये है कि ये जो ट्रायल हुआ है ये देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि 330 लोग या तो दिल्ली से ले लिए गए या नॉर्थ इंडिया से ले लिए गए या केवल साउथ इंडिया से ले लिए गए। ये जो हॉस्पिटल्स हैं वो आप ये दिल्ली में भी सिचुएटेड थे और ये हॉस्पिटल्स वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड हैं। ये हॉस्पिटल्स जो हैं वो मतलब देश के 11 राज्यों में सिचुएटेड हैं और अलग अलग संख्या में ये मरीज आए हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से और अलग अलग जगहों से आए हैं। तो मतलब हर तरह की एथनिसिटी पे, हर तरह के लोगों पे ये ट्रायल हुआ है, हर तरह का स्ट्रेटा जो है उस पे ये ट्रायल हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये हर तरह के लोगों में कारगर होगी और कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां से 10 या 15 या 20 मरीज नहीं लिए गए हों। तो सैंपल साइज जो है वो काफी वाइड है और काफी मतलब आप ये कह सकती हैं कि हर तरह के भारत के हर राज्य के लोगों पे और हर तरह के लोगों पे ये कारगर होगी दवा। जी। अच्छा सर, हमारे शरीर में जो वायरस मौजूद होगा, उसके खिलाफ कैसे काम करेगी ये दवाई? एग्ज़ैक्टली हमारे शरीर में होगा क्या?
देखिए मैडम, जैसे ये एक जो मैं थोड़ा सा साइंटिफिक एस्पेक्ट और साइंटिफिक मैकेनिज्म के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि जब वायरस इन्फेक्ट करता है बॉडी में, तो जिन सेल्स को इन्फेक्ट करता है स्पेसिफिकली उन सेल्स की जो ग्लूकोज की डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ढेर सारी सिंथेसिस करने के लिए, वायरस को बहुत तेज प्रोलिफरेट करने के लिए या मल्टीप्लिकेट करने के लिए बहुत ढेर सारे बायोमास की जरूरत होती है। और वो बायोमास की सिंथेसिस में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो ग्लूकोज निभाता है, सिंगल कार्बन मेटाबॉलिज्म जो हम साइंटिफिक टर्म्स में उसको बोलते हैं। तो उससे न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होती है, वायरस बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेट करता है। तो ये जो दवा है, ये स्पेसिफिकली चूंकि उनकी ग्लूकोज डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो कोशिकाएं इस दवा को भी बहुत ज्यादा लेती हैं। तो ये दवा जो है ये नॉर्मल सेल्स में इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, ये वो उन वायरली इन्फेक्टेड सेल्स में ज्यादा जाके इकट्ठा होगी, क्योंकि उनकी उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं ये कहूं कि एक हॉल में अगर एक ही दरवाजा है तो उस रास्ते से बहुत कम लोग इंटर कर पाएंगे, लेकिन हम्म। चूंकि हमारी उस हॉल में ढेर सारे लोगों को बुलाने की जरूरत ज्यादा है, तो हमने 10 दरवाजे खोल दिए उसमें। तो उस 10 दरवाजों से बहुत ज्यादा लोग हॉल में जल्दी जल्दी इकट्ठा हो पाएंगे। तो ये एक लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो ग्लूकोज के इतने ढेर सारे ट्रांसपोर्टर्स उन कोशिकाओं में एक्सप्रेस होने लगते हैं कि वो ग्लूकोज को बहुत तेजी से अपने अंदर एकत्रित करने लगता है ऐसी वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। तो ये दवा भी जो चूंकि ग्लूकोज की ही तरह है, तो ये दवा भी जो है वो जाके बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है कोशिकाओं में, और उसके बाद सिलेक्टिवली, इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में सिलेक्टिव अपटेक अपटेक कहते हैं। तो हम्म। ये नॉर्मल कोशिकाओं में इतनी नहीं जाएगी जितनी ये वायरली इन्फेक्टेड सेल्स में जाएगी। और वहां जाने के बाद इसका ये जो है वो मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से चोक कर देती है, क्योंकि ये पहला स्टेप तो इसका मेटाबोलाइज हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये ग्लाइकोलिसिस नहीं हो पाती इससे। तो ये ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है जो ग्लूकोज को अपटेक करने का, उससे एनर्जी बनाने का और उसके लिए सबस्ट्रेट देने का, ताकि न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस हो सके, ये सारे प्रोसेसेस इनहिबिट हो जाते हैं सेल्स में, जिसकी वजह से वायरल मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता होगी। तो जब वायरस मल्टीप्लिकेट नहीं करेगा, तो वायरस ग्रोथ जो होगी वो आपके शरीर में रुक जाएगी, और उससे जो डैमेज हो रहा है हमारी कोशिकाओं को वो भी रुक जाएगा, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। तो ये सारी चीजों पे ये प्रभाव पड़ेगा, और मरीज जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये सारा असर आने में कितना टाइम लगेगा, कितने डोज लेने होंगे इस दवाई के? देखिए, अभी जो हमने डोज दिया था, जो क्लिनिकल ट्रायल में हमने जो प्रोटोकॉल रखा था वो 10 दिन का रखा था। लेकिन हमने देखा कि जो ज्यादातर जो मरीज हैं वो 5 से 7 दिन में ठीक होके वो अपने घर चले जा रहे हैं। बहुत से मरीज तो ऐसे थे जो मतलब आप ये कह सकती हैं कि 5 से 10% मरीज ऐसे थे जो तीसरे चौथे दिन ही ठीक होके डिस्चार्ज होके अपने घर चले गए। तो लेकिन हम जो एवरेज मीडियन टाइम लेते हैं वो 7 डेज जो हमारे डेटा में आ रहा है, वो 7 डेज हम्म। के आसपास आ रहा है। तो 7 दिन इसलिए हम ये दवा को जो है वो 5 दिन से 7 दिन रिकमेंड कर रहे हैं। जिन लोगों को आराम मिल जाए वो 5 दिन तक ही लें, और जिनको थोड़ा सा और मतलब शायद थोड़ा सा एक्सटेंडेड डोजेस की जरूरत होगी वो शायद 7 दिन लेंगे। तो और ये 2 डोज किसी भी व्यक्ति को सुबह और शाम 2 डोज लेना होगा। जी, 5 से 7 दिन में आराम आ जाएगा, मतलब क्या आराम आएगा? एक्चुअली किस सिचुएशन में ये दवाई लेनी है और क्या आराम आ जाए तो इस दवाई को लेना बंद कर देना? देखिए, जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं पेशेंट्स को, एक तो ये कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है, पहले तो फीवर और ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद हुँ, ब्रेथलेसनेस की समस्या जो है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं होता। उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस बढ़ जाती है, व्यक्ति को ज्यादा नंबर ऑफ ब्रेथ्स लेनी पड़ती है, सांसें ज्यादा लेनी पड़ती हैं। तो हुँ, जो एक सामान्य व्यक्ति की सांस दर जो होती है प्रति मिनट, वो करीब 16 से 18 होती है। कुछ लोगों की थोड़ी और कम होती है, कुछ लोगों की हो सकता है थोड़ी ज्यादा होती है, डिपेंडिंग ऑन देयर लंग कंडीशन। लेकिन हुँ, 20 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होती है एक सामान्य व्यक्ति में। तो जिन लोगों को कोविड हो रहा है उनका जो ब्रेथलेसनेस है वो बढ़ जा रहा है, और उनकी ब्रीदिंग रेट जो है वो 20 से ऊपर चला जाता है, 24, 26, 28, 30 तक चला जा रहा है पेशेंट्स में, या इवन उससे भी ज्यादा चला जा रहा है। जी। तो ये जो ब्रेथलेसनेस है ये घट जाती है 3-4 दिन में, ये ब्रेथलेसनेस घट जाती है, और व्यक्ति जो है वो 20, रेस्पिरेशन रेट उसका 20 या 20 से नीचे आ जाता है, जो 14, 15 या 16 जो भी सामान्य ब्रेथ 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 स्कोर है, आई मीन पर हुँ, मिनट ब्रेथ रेट है, ये हुँ, हुँ, नीचे आ जाता है। प्लस फीवर फीवर ठीक हो जा रहा है, थोड़ा पहले भी ठीक हो जा रहा है फीवर।
खांसी जो है उसमें भी काफी आराम मिल रहा है। तो ये जो मेन सिम्टम्स हैं इन सब में आराम मिल रहा है। और वाइटल्स जो है वो भी 2 या 3 दिन में, जैसे जो बहुत सीवियर पेशेंट्स हैं उनके वाइटल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब हार्ट बीट डिस्टर्ब हो जाती है, तमाम और भी चीजें हैं जो डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो वाइटल्स नॉर्मलाइजेशन भी जो है वो 3 दिन में मतलब हमने देखा है 2.5 से 3 दिन में या 4 दिन में वाइटल्स नॉर्मलाइजेशन भी हो जाते हैं पूरे। ओके। ये दवाई जितना मैंने पढ़ा और जाना ये एक पाउडर फॉर्म में है, तो क्या ये किसी विटामिन डी के सैशे जैसा है कि उसको आपने मुंह में डाला और फिर पानी पी लिया या पानी में घोल के ले लिया, इस तरह की कोई चीज? जी, तो ये पाउडर के फॉर्म में है और आप इसको ओपन करके, सैशे ओपन करके पानी में घोल सकते हैं, 1 ग्लास पानी में, और उस पानी को पी सकते हैं। तो हम्म। ये बहुत लेना भी बहुत आसान है पेशेंट्स के लिए। जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं या जो इस तरह हैं उनको शायद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन रायल्स ट्यूब से जिस तरीके से भोजन दिया जाता है हॉस्पिटल सेटिंग में, उसी जी। तरीके से इस दवा को भी ओरली दिया जा सकता है। जी, कितनी डोज लेनी होगी? एक दिन में भी कोई डोसेज है या एक दिन में एक ही सैशे काफी होगा? एक दिन में 2 डोज है, और ये दो दोनों डोज। डोज जो है वो मील से पहले डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे। शायद मैं सही अच्छा। व्यक्ति नहीं हूँ इस बात को बोलने के लिए, लेकिन हम्म। जो जो हमने प्रोटोकॉल डिजाइन किया है, आई वाज पार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल टीम आल्सो। सो जो प्रोटोकॉल हमने डिजाइन किया वो ये है कि 20 से 30 मिनट पहले भोजन से इस दवा को लेना है, और दवा लेने के बाद 20 से 30 मिनट बाद ब्रेकफास्ट या कोई भोजन जरूर कर ले जो अच्छा। पेशेंट है। और जी। और ये 2 बार लेनी होती है, ये दवा सुबह लेनी होती है और शाम को 2 बार लेनी होती है। ओके। किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट इसमें आपने देखा, किसी तरह का हार्मिंग हेल्दी सेल्स या इस तरह की कोई भी इशू, माइन्यूट इश्यूज भी आपने शुरू में आपके सामने आए इस दवा से? मैडम देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो दवा है ये सेलेक्टिवली वायरली इन्फेक्टेड सेल्स में ही अपटेक होता है इसका। और जी हम जी। जो कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं, इसकी वो काफी कम है। तो जिसपे हमें वायरल इन्फेक्शन जो है वो वेल कंट्रोल्ड मिल रहा है हमें। तो इसलिए ये दवा की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, पहली चीज ग्लूकोज के कंपैरिजन में। और तो इसलिए बहुत ज्यादा दुष्परिणाम हमें देखने को मिले नहीं। जैसे फेज 2 जो होता है उसका जो प्राइमरी टारगेट होता है वो सेफ्टी एनालिसिस होता है। तो फेज 2 में जब हुँ। हमने देखा कि सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं था और पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हुई इससे, तब उसके बाद ही हमें फेज 3 की परमिशन मिली। और फेज 3 में भी हमने देखा, मतलब फेज 3 में बहुत बड़ा सैंपल साइज था, और उतने पेशेंट्स में भी कोई दिक्कत आई नहीं। तो हम लगभग ये दोनों ट्रायल मिलाएं तो 330 पेशेंट्स पे हमने ये ट्राई किया, और उनमें कोई भी सेफ्टी कंसर्न्स मिले नहीं। तो इसलिए जी। हम ये कह सकते हैं कि जो दवा है वो उसमें सेफ्टी कंसर्न बिल्कुल नहीं है। जी। कब तक ये लोगों तक पहुँचेगी? क्योंकि बेसब्री से इसका इंतज़ार है, जिस तरह का आप बता रहे हैं कि इसके रिज़ल्ट्स कितने परफ़ेक्ट है, कंप्लीट रिकवरी या सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। कब तक ये दवा हमें मिलेगी और कितने की होगी? आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी इस पर बातचीत चल रही होगी, आप लोग इस पर काम कर रहे हैं। पर फिर भी अगर आप एक रेंज बता सकें कि ये दवा ₹10 की होगी या ₹100 की होगी या ₹1000 की होगी, कुछ एक रेंज हमारे दर्शकों को अंदाज़ा दे सकें आप। देखिए, ये दोनों प्रश्न जो है इसका सबसे बेहतर आंसर डॉक्टर रेड्डीज लैब दे पाएंगे। जी। लेकिन हमारा डिस्कशन चल रहा है, उनसे डिस्कशन चल रहा है। जो पहला टारगेट है वो ये कि ये दवा हम कितनी जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचा सकें। और बहुत अच्छा। कुछ हफ्तों के बाद ये प्रोडक्शन बहुत तेजी से रैंप अप होने का प्लान है हमारा, कि बहुत तेजी से ढेर सारी दवा जो है वो बने और जल्दी से जल्दी ये लोगों तक पहुंच सके। जी। आखिर में एक चीज़ ये भी समझना चाह रही थी कि आपने कहा कि माइल्ड टू सीवियर सिम्पटम्स में ये दवाई दी जाएगी। ऑक्सीजन लेवल अगर आपका डिप होता है, ब्रेथलेसनेस बढ़ती है, तो आप ये दवा ले सकते हैं। तो ऐसा हम घर पर नहीं कर सकते कि अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए? देखिए, ऑफ़ अभी जो कोर्स डॉक्टर इमरजेंसी। की रिकमेंडेशन पर ही हम करें, जी डॉक्टर से जी। बात करके करें, लेकिन अगर हम घर पे ये दवा ले लें, तो अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए। जी, देखिए, दवा तो कोई भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी चाहिए, पहली चीज हुँ। ये। दूसरी चीज जो है वो ये कि अभी जो ये हमें अप्रूवल मिला है, ये इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला है। और हुँ। इमरजेंसी यूज अप्रूवल जो है वो बेसिकली हॉस्पिटलाइज्ड सेटिंग्स के लिए मिला है। तो अभी तो हॉस्पिटल में ही ये दवा दी जाएगी सबसे पहले। अगर हम हॉस्पिटल को की जरूरत को पूरा कर पाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और उसके बाद जाहिर सी बात है, अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, उनको लगता है कि उनको समझा के और पेशेंट्स को घर पे ये दवा दी जा सकती है, तो डेफिनेटली दिस इज द कॉल ऑफ डॉक्टर।
आई थिंक दे कैन टेक ए कॉल। क्लिनिशियंस कैसे मैनेज करना चाहते हैं इस सिचुएशन को, जी प्रॉब्ली दे विल बी द बेस्ट जज टू टेक ए कॉल और डिसीजन ऑन दिस। जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।